जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं अब आपको विज्ञान विषय से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अतिलघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान में जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी को आने वाले हैं, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको क्रमशः प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां पर आप देखेंगे इस वीडियो में विज्ञान विषय के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिन्हें आप तैयार कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी की मैं 25 फरवरी को क्या है, चित्रकला विषय का पेपर है, जिसकी आप धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़कर मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आप चित्रकला विषय में और सामाजिक विज्ञान विषय में भी अच्छा स्कोर करें, क्योंकि हिंदी विषय में तो आपने अच्छा स्कोर किया ही है और गृह विज्ञान का पेपर भी हुआ है जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया है। तो यहां पर आप देखेंगे विज्ञान विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहां पर पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? यहां पर आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा विकल्प है यहां पर क्लोरोफिल। तीसरा है विकल्प सूर्य का प्रकाश। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और यहां पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहां पर दूसरा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आया हूं इस वीडियो में जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आप देखोगे प्रश्न कह रहा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है श्वसन, दूसरा विकल्प है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा विकल्प है यहां पर वाष्पोत्सर्जन और चौथा विकल्प है प्रोटीन संश्लेषण। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत स्रावित करता है किसका? यहां पर पहला विकल्प है लार, दूसरा विकल्प है जठर रस का, तीसरा विकल्प है पित्त रस और चौथा विकल्प है अग्न्याशयिक रस। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि यकृत जो है स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित करता है। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है। कह रहा है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? दिए गए विटामिन में से कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं? पहला है विकल्प यहां पर विटामिन ए तथा बी, दूसरा विकल्प है विटामिन बी तथा सी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी तथा के और चौथा विकल्प है विटामिन डी तथा बी। तो मैंने आपको बताया था, गृह विज्ञान के पेपर में बताया था कि विटामिन डी और सी जो हैं जल में घुलनशील हैं। यानी जो गृह विज्ञान का पेपर था उसकी मैं तैयारी जब करा रहा था
था, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में बताया था कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर भी प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर के कहां आता है, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां आता है, इसका राइट आंसर होगा बाएं अलिंद में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्यों में जो है वृक्क एक तंत्र का भाग है और जो संबंधित है, किससे संबंधित है, यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प पोषण से, दूसरा विकल्प है श्वसन से, तीसरा विकल्प है उत्सर्जन से और चौथा विकल्प है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे राइट आंसर उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, क्या बने, प्रतिबिंब सीधा बने, और दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। यदि किसी एक वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर उसका जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, तो वह जो दर्पण है वह कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या है, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को उसके सामने यानी सामने निकट रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन वही वस्तु उससे कुछ दूर रखी जाती है अवतल दर्पण से, तब उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहां पर अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, क्या होता है, पहला विकल्प है यहां पर 25 सेंटीमीटर पर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर पर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर पर और चौथा है अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से यदि देखा जाए तो वहां से आकाश कैसा दिखाई देगा, यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जब चंद्रमा पर जाते हैं और वहां से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला या सफेद दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर से देखने पर या चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर है, किसके बराबर है, पहला है विकल्प 726 वाट, दूसरा विकल्प है यहां पर 736 वाट, तीसरा विकल्प है 756 वाट और चौथा विकल्प है यहां पर 746 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देना, एक अश्व शक्ति बराबर है किसके, 746 वाट के। तो ये जो है प्रश्न है 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्नों को जानने की। तो मैं आपको लघु उत्तरी प्रश्न भी बताऊंगा जिन्हें आपको तैयार कर लेना है 27 फरवरी से पहले, और मैं आपको 27 फरवरी से पहले विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सब बताने वाला हूं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना और प्रश्नों को तैयार भी करते रहना। आप सभी से एक निवेदन है, वीडियो को शेयर भी करते रहना।
पहला प्रश्न है यहाँ पर लघुत्तरी, जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उसके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात का आकलन रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। यानी वो जो जीवाश्म हैं वो कितने पुराने हैं इस बात का आकलन कैसे किया जाता है, रेडियो कार्बन काल के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो यहां पर आप देखोगे इसका उत्तर क्या होगा कि जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा चिन्ह या सांचे होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, पुराने जो जीव जंतु थे उनके अवशेष होते हैं अथवा चिन्ह या फिर उनके सांचे होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि अमुक जीव कब पाया जाता था, कब लुप्त हो गया, जीवों के विकास क्रम में पहले जीवों की संरचना कैसी थी और बाद में उसमें क्या क्या परिवर्तन होते गए। तो जीवाश्म कितने पुराने हैं, जीवाश्मों के द्वारा ही पता चलता है कि वह कब पाए जाते थे, यानी अमुक जीव जो है वह कब पाया जाता था और वो कब लुप्त हो गया और उनका जो है विकास क्रम पहले कैसा था और उनकी संरचना कैसी थी। तो यहां पर आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसे भी आप तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो यहां पर देखेंगे प्रश्न क्या है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहां पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है, या तो पुंकेसर या अंडप होता है। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित है तो यह नर पुष्प होगा और यदि केवल अंडप मौजूद है तो यह मादा पुष्प होगा। यानी यदि पुष्प में केवल पुंकेसर है तो वह कौन सा पुष्प होगा, नर पुष्प होगा, और यदि अंडप मौजूद है तो वह जो पुष्प होगा मादा पुष्प होगा। जबकि उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर और अंडप दोनों प्रजनन अंग होते हैं। जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं यहां पर पपीता, कद्दू, लौकी और खीरा। और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण क्या हैं, सूरजमुखी, सरसों आदि। अगला प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। यदि प्रश्न आ जाए बहुविकल्पी में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। कुछ पौधे भी होते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस एंजाइम को यानी एमिलेज एंजाइम को पैदा करते हैं। यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों
कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जो धातु है और वह धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, वह ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जबकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है? कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसीलिए जो है कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो मैंने आपको बता दिए हैं विज्ञान विषय के 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और 5 लघुत्तरीय प्रश्न। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। मैं आपके पेपर से पहले महामैराथन वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां मैं आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। बस आप कमेंट करके बताएं कि आपको महामैराथन वीडियो कब देखनी है, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण हैं, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं, इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।